हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ NK सिंह एंड यू आर वाचिंग NKS Academy। आइए आज के वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग की चर्चा होगी इलेक्ट्रिक डायपोल पे। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल पे आने से पहले डायपोल तो आपने जरूर सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा आपने। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डायपोल पढ़ा करते हैं, जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल का हम लोग नेट डायपोल मोमेंट निकाला करते हैं और उस डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग ये देखा करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, राइट। ये सब चीजें आपने किया होगा जरूर। तो खैर फिलहाल तो अभी हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, तो फिजिक्स में भी बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। तो डायपोल क्या है, राइट, इसी के बारे में अपन चर्चा करनी है। तो डाई का मतलब होता है टू, यानी दो। पोल्स का मतलब पोल, चार्ज के केस में बात करें तो प्लस और माइनस। अगर किसी मैग्नेट के केस में बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम लोग फिलहाल किस पे बात कर रहे हैं, डायपोल पे बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग को फिजिक्स में दो तरह की डायपोल पढ़नी है, एक मैग्नेटिक डायपोल और एक इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेट में पढ़ेंगे, वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगी। यहां पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होगी। क्लियर है? तो क्या होगी क्लियरली अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? तो एक सिस्टम है ये, राइट। एक सिस्टम है ये दो चार्जेस का, प्लस और माइनस का, और दोनों स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। सो अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल and opposite charges separated by very small distance, separated by very small distance is called electric dipole। ध्यान है, स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड होने चाहिए। अब एग्जाम्पल दें तो एक एग्जाम्पल तो नॉर्मल सा होगा कि भाई अगर कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया जाए और कोई माइनस क्यू चार्ज ले लिया जाए, और ये जो सिस्टम बनी, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायपोल। और थोड़े केमिस्ट्री में आए तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा HCl मॉलिक्यूल, जरूर पढ़ा होगा आपने। और HCl मॉलिक्यूल में पढ़ा होगा कि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से ये डेल्टा माइनस एक्वायर करेगा और पार्शियल ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो ये प्लस और माइनस स्पॉट क्रिएट हुआ और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होती है, काफी कम होती है। तो ये भी एक सिस्टम डायपोल हो सकता है, राइट। अब ऐसा नहीं कि कोई सिंगल ही, कभी कभी मल्टीपल सिस्टम भी एक डायपोल क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे H2O मॉलिक्यूल की बात कीजिए। H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये उससे कम है, तो ऑब्वियसली इस साइड में डेल्टा प्लस क्रिएट होगा, सॉरी डेल्टा माइनस क्रिएट होगा, और इस साइड में डेल्टा प्लस, और यहां भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। क्यों? क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। अगर आप गौर से देखें तो एक माइनस और एक प्लस, दोनों स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड, माइनस प्लस स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट। तो एक डायपोल यहां हो गया और एक डायपोल, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, एक दो डायपोल का कॉम्बिनेशन हो गया। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायपोल। क्लियर? अब इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह के डायपोल हो गए। ये जो डायपोल हम बना रहे हैं अभी सिंपल पॉइंट टाइप का बना रहे हैं, मतलब H भी एक पॉइंट नुमा होगा ना, और क्लोरीन भी एक पॉइंट जैसा होगा। ये सब पॉइंट टाइप के हो रहे हैं डायपोल। लेकिन और भी डायपोल हो सकते हैं जिसमें एक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक सिस्टम ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी, राइट। और ऑब्वियसली वो स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड होगी। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक हाफ रिंग है और इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, प्लस क्यू, और इसके एग्जैक्ट सेंटर पे मैंने माइनस क्यू चार्ज लगा रखा। गौर से देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी जो रेडियस है वो काफी क्या है, कम है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या सेपरेशन पे है? बिल्कुल है। हाँ, ये बात अलग है कि ये पूरा का पूरा चार्ज पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये डायपोल सिस्टम कंसिडर किया जाएगा। हम ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे हाफ रिंग में पॉजिटिव चार्ज डाल दिया और हाफ रिंग में नेगेटिव चार्ज डाल दिया, सिमिलर।
प्लस क्यू और फिर माइनस क्यू, तो ये भी एक डायपोल सिस्टम फॉर्म करेगा। क्लियर है? और भी हम बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई डिस्क है और इस साइड में मैंने प्लस चार्ज डाल दिया, इस साइड में माइनस डाल दिया। क्लियर? प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो ये भी एक डायपोल है। सो कहीं भी कोई सिस्टम अब दिख जाए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट, चाहे वो पॉइंट के रूप में है या कोई एक सिस्टम पर सिस्टम पर चार्जेस हो, दूसरे सिस्टम पे चार्जेस हो, इन तमाम तरह के जो सिस्टम है सबको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है? और स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड होने चाहिए, यानी इनकी जो साइज वाइज है हमें क्या कंसीडर करनी है? बहुत बहुत छोटी कंसीडर करनी है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डायपोल को डिफाइन किए। तो डायपोल क्या है? क्लियर समझ में आ रहा है? क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर है? अब चलिए, ये तो डायपोल तो आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब एक बात आप समझते हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम होती है ना, तो किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ हम कोई फिजिकल क्वांटिटी अटैच करते हैं, ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करके उस फिजिकल बॉडी को या उस सिस्टम को हम समझ सके कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो उसी तरीके से डायपोल सिस्टम को, डायपोल तो चार्जेस के सिस्टम है, उसको स्टडी करने के लिए उसके साथ एक फिजिकल क्वांटिटी हमने अटैच किया है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है? सिंपली उसको डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे एसोसिएटेड है? किसी डायपोल सिस्टम से एसोसिएटेड है। और वो क्या बताएगा? उस डायपोल के कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा कि वो डायपोल कितनी पावरफुल है, राइट? उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, कम है। क्लियर है? तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी, राइट, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। पहले बेसिक से समझते हैं चीजों को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और जब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ ली गई है, और इसको हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी किससे एसोसिएटेड है? किसी इलेक्ट्रिक डायपोल से एसोसिएटेड है और किसी डायपोल की कैरेक्टरिस्टिक को ये शो कर रही है, राइट? दूसरी चीज, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? तो वो भी मैं आपको बताऊं। दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है सिंपल क्यू, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जनरली क्या होता है कि सेपरेशन हम कुछ भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 12 लेते हैं। 12 लेने का फंडा ये है कि कभी कभी हमें बीच से यहां से डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है इस चार्ज की, कभी कभी यहां से। अगर 12 ले रखेंगे तो एल और एल ज्यादा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर हम एल लेंगे तो L/2 और L/2 लेना पड़ेगा। कैसे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जनरली कन्वेंशन है कि 12 ले लो और 12 पे हम लोग डिस्कस करें। तो अगर मैं 12 सेपरेशन ले रहे हैं तो इस डायपोल की जो डायपोल मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी Q टाइम्स ऑफ 12, यानी चार्ज इनटू सेपरेशन। सो होपफुली क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो आप इस चीज को लिख लीजिएगा। पहला तो लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विच डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। पहली चीज है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स, राइट? सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स। तो ये कंप्लीट डिस्कशन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। क्लियर है? तो पहले तो आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर हम इस पे कुछ छोटी छोटी चीजें और बात करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और उसका वैल्यू क्या आया है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आई है Q टाइम्स ऑफ 12, राइट? और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर ली गई है? ऑब्वियसली माइनस से प्लस की तरफ। क्लियर है? माइनस से प्लस की तरफ। अब जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं उनको एक कंफ्यूजन होगा। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है,
होपफुली आपको याद होगा, जैसे HCl मोलिक्यूल को मैं लिखूं तो आपको पता होगा कि क्लोरीन शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था। और आपने जो डायरेक्शन वहाँ बनाया था कुछ इस तरीके का बनाया था, याद होगा, जिससे हम लोग म्यू से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे तो प्लस से माइनस की तरफ, बट यहाँ कैसे माइनस से प्लस। देखिए एक कन्वेंशन है लेने का, राइट ना, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कन्वेंशन है। यहाँ नॉर्मली शिफ्टेड पोजीशन में हम डायपोल को कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिक्स में नॉर्मल सा है कि आप माइनस चार्ज से किसकी तरफ, प्लस चार्ज की तरफ डायपोल की डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये थोड़ा हम लोग ध्यान रखते हैं, केमिस्ट्री में कुछ और होती है और फिजिक्स में कुछ और होती है। वैल्यूज में फर्क नहीं है, केवल डायरेक्शन का फर्क है। क्लियर है? तो चलिए, तो डायपोल क्या हो गया, Q टाइम्स ऑफ 12, राइट। दिस इज 12 इज जस्ट सेपरेशन, आप R भी ले सकते हो। अब इसका यूनिट भी देख सकते हो और डायमेंशन भी, वो मैं नहीं लिख रहा, खुद से आप कर लेना। यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली कूलम इनटू मीटर। क्लियर है? और डायमेंशन की बात करोगे तो Q का क्या होता है, IT या AT भी कर सकते हो, और सेपरेशन का क्या कर लो, L, तो ATL, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा उसका। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब जब इलेक्ट्रिक डायपोल हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ में आ गया, तो अब हमें इस पे बेस्ड छोटे छोटे सवाल करने हैं, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे कुछ छोटा छोटा सवाल, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी मैथमेटिक्स आ रही है, तो यहाँ से सवाल तो डेफिनेटली फ्रेम होंगे। तो सबसे जो पहला सवाल हम फ्रेम करेंगे बहुत ही आसान टाइप का, राइट। उसमें नॉर्मल सा मैं आपको 2 डायपोल सिस्टम दूंगा और उस 2 डायपोल सिस्टम से नेट डायपोल मोमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और सवाल ये है, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, राइट। जैसे एक छोटा सा सवाल इस तरह से है, यहां पे -Q चार्ज है, यहां भी -Q चार्ज है और यहां +2Q चार्ज है, और इनके बीच का सेपरेशन इजी करने के लिए मैं स्मॉल r और स्मॉल r ले लिया और इनके बीच का एंगल मैं 60 डिग्री ले लिया। क्लियर? अब आपसे पूछा गया कि बताइए इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट क्या है। अब सॉल्यूशन इसका आप ध्यान से देखेंगे। पहली बात कि क्या ये दोनों सिस्टम डायपोल फॉर्म कर रही है, नहीं, माइनस और प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस कभी डायपोल क्रिएट नहीं होता। अब सोचो, क्या -Q और +2Q क्या डायपोल क्रिएट कर सकता है? नहीं, क्योंकि -Q के साथ +Q चाहिए। अगर आप थोड़ा अच्छे से एनालाइज करें तो +2Q को मैं 2 पार्ट में तो सोच ही सकता हूं, +Q और +Q, 2Q को +Q और +Q में, +Q और -Q एक डायपोल बन गया, +Q और एक -Q एक डायपोल बन गया। तो इस तरह से हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। तो इस पूरे सिस्टम को क्या हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, ये -Q, ये भी -Q और ये +Q और ये +Q। अब सोचिए, -Q और +Q क्या एक डायपोल बना, तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगी, माइनस से प्लस की तरफ, और ये माइनस और ये फिर प्लस, तो एक डायपोल कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट। और दोनों के बीच एंगल कितनी होगी, 60 डिग्री, ऐसा कुछ। लेकिन सेपरेशन तो दोनों की सेम ही है ना, ये भी R पे है और ये भी R पे है, चार्जेस भी सेम ही है, तो ऑब्वियसली P1 और P2 की जो मैग्नीट्यूड होगी ऑब्वियसली इक्वल होगी। तो अगर मैं P1 और P2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों इक्वल होगा, वो P के इक्वल होगा कुछ, और होगी कितनी, Q टाइम्स ऑफ R। तो नेट P नेट आपसे पूछा जाए तो वेक्टर है भाई, 2 वेक्टर अगर 60 डिग्री पे एक्ट कर रही है तो बहुत ही आसान है, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2P1 P2 इंटू cos 60, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, P1 P2 दोनों तो P के इक्वल है। अब cos 60 1/2 और यहाँ 2, तो ये 2 और ये 1/2 से पूरा कैंसिल, तो ये P स्क्वायर और P स्क्वायर क्या होने वाला है, 3P स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो √3 टाइम्स ऑफ P, √3 टाइम्स ऑफ, और P का वैल्यू क्या है, Q टाइम्स ऑफ R, तो ये आपका P नेट हो गया। सो दिस इज वेरी इजी, राइट। इसमें कभी कभी 3 सिस्टम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप 3 सिस्टम कोशिश कीजिए, 3 सिस्टम फॉर्म करें और फिर नेट डायपोल मोमेंट हम फाइंड आउट कर लें। क्लियर है? तो चलिए पहले आप इस सवाल को एक बार कॉपी कीजिए, तो फिर मैं आपको 3, 4 वगैरह सिस्टम का सिखाता हूं कि कैसे सवाल फ्रेम करते हैं। तो पहले इस चीज को कॉपी कीजिए और फिर एक सवाल और मैं आपको बताता हूं। आइए एक छोटा सा सवाल और देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और इस पे कुछ चार्जेस रखी गई है, जैसे ये -Q है, ये +2Q है, और यहाँ पे कुछ चार्ज रखी गई है +3Q,
राइट। राइट, तो आप इस चीज को अच्छे से वॉच कीजिए। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से वॉच कीजिए। -3q -2q +3q +q -q +2q। आप देख सकते हैं इतने सारे चार्जेस हैं और सबकी कुछ लोकेशन है खास है। जैसे ये 1 पे है और ये 2 पे। इजी करने के लिए मैं इजी देता हूं, 1 पे 2 पे, ऑब्वियसली ये -1 पे और ये फिर -1 पे। ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें आपको नेट डायपोल मोमेंट निकालनी है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर इसमें तो बहुत तरह के डायपोल वाले सिस्टम बन रहे हैं। वाकई इसमें क्या हो रहे हैं, बहुत तरह के डायपोल वाले सिस्टम बन रहे हैं। अगर इसमें 1-2 रहता, छोटा रहता, तब तो फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसमें तो बहुत सारे तरह के डायपोल बनेंगे। और इस सवाल को बनाने से पहले एक बार एक चेक भी कर ले कि नेट डायपोल की टोटल चार्ज कितनी होती है। 0 +q -q जो भी होगा तो पेयर में होगा ना। तो पहले ये भी चेक कर ले कि क्या ये सवाल सही भी है। तो देखिए +2q +3q और +q, सोचिए कितना हो गया, 3 2 5 1 +6q, 3 2 5 और माइनस यानी -6q। तो ऑब्वियसली ये सिस्टम क्या होगी, डायपोल होगी। और ये बहुत तरह की डायपोल की क्या होगी, एक सिस्टम होगी। नेट डायपोल मोमेंट इससे आप पूछा जा सकता है आपसे। अगर इस सवाल को प्रॉपर बनाने जाए तो वाकई काफी टेढ़ा होगा, लंबा चौड़ा कंसेप्ट इसमें जाएगा। राइट, हर डायपोल के कोरेस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर देखनी पड़ेगी और सारे वेक्टर का एक वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो बनाने के लिए नॉर्मल तरीके से भी बनाया जा सकता है। राइट, आप ट्राई कर सकते हो घर पे कि नॉर्मल तरीका क्या है और कैसे करोगे। मैं एक बार थोड़ा हिंट करता हूं उसमें। सोचो कोई भी आप 2 डायपोल का सिस्टम पेयर में ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। अब किसी को अच्छा लगेगा कि सर -2q और +2q ले, तो आप ले सकते हो। ये भी चलो एक डायपोल हो गया। तो अब ये दोनों तो डन। राइट, अब ये +q और -q, इसको भी आप चाहो तो इस तरह से ले सकते हो। तो ये दोनों डन। अब कौन सा सिस्टम है, 3q और -3q, ऐसा भी सोच सकते हैं। राइट, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये रहा फर्स्ट डायपोल और ये रहा सेकंड डायपोल और ये रहा थर्ड डायपोल। अब तीनों का क्या कर ले, वेक्टर सम कर ले, अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तीनों जो है ना अलग अलग एंगल्स पे लग रही है। तो ये तो वेक्टर वाला ही बात हो गई ना। जब वेक्टर में हम बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट करते हैं तो तीनों का नेट वेक्टर सम निकाल रहे होते हैं, याद होगा ये चीज। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको एक ही पॉइंट पर तीनों वेक्टर को फ्रेम करनी पड़ेगी और एंगल चेक करनी पड़ेगी क्या क्या है। तो सपोज करो कि ये θ1 है, राइट, और ये जो x के साथ है सपोज करो ये θ2 है। हम देख लेंगे क्या एंगल है, वो आराम से पता पड़ जाएगा। और यहां भी ये एंगल चेक कर लेते हैं θ3, राइट। तो अगर आप गौर से देखें ध्यान से देखें तो P1 जो है θ1 पर, x के साथ θ1 पे है इस साइड में। क्लियर। P2 की बात करें तो क्या है, ऑब्वियसली P2 इस साइड में है और θ2 पे है ऑब्वियसली x के साथ इस एंगल पे। और फाइनली P3 को देखें तो वो θ3 पे है, राइट, इस साइड में एंगल पे और नीचे के एंगल पे। अब 3 वेक्टर्स हैं आपके और तीनों वेक्टर का क्या कर लें, सम निकाल लें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, θ1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, θ2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, θ3 भी, सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। मैं करके आपको बता रहा हूं, आप टेंशन ना लें। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 2 और ये कितनी डिस्टेंस है 1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √5। सोचो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √5। ये 1 है और ये 1 है तो इसका वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर √2 और ये भी, ये है 1 और ये है 2 तो ये भी हो जाएगा √5। क्लियर है। तो ये तो तय है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो, अगर मैं इसमें sin θ3 लगाऊं, sin θ3 तो क्या होने वाला है, सोचो सामने वाला 2 डिवाइडेड बाई √5, बहुत ही आसान है।
और अगर मैं cos थीटा 3 लगाऊं तो क्या होगा, सोचो, cos थीटा 3 लगाऊं तो क्या होगा, ऑब्वियसली cos थीटा 3 होगा दिस, यानी 1 डिवाइडेड बाई दिस। चलो ये तो निकाल लिया। सिमिलरली अब ये 1 है और ये 1 है, सोचो ये 1 है ये 1 है, तो थीटा 2 तो 45 डिग्री हो गया। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि थीटा 2 हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री। तो अगर मुझे साइन थीटा 2 की रिक्वायरमेंट होगी तो 1/√2 और कॉस थीटा 2 की रिक्वायरमेंट होगी तो 1/√2, ये दोनों तो निकाल ही लेंगे। अब रहा थीटा 3 का, तो थीटा 3 का गौर करते हैं। थीटा 3 नहीं, थीटा 1 एक्चुअली, थीटा 1। तो आप देखिए साइन थीटा 1 करेंगे तो क्या होगा, 1/√5। साइन थीटा 1 करेंगे तो 1/√5, और अगर कॉस थीटा 1 निकालेंगे तो कॉस थीटा 1 बेस है आपका 2, राइट, और ये है √5, तो 2/√5। तो ये डेटा हमने निकाल लिया। और क्यों निकाला वो आपको पता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में सबका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं P1 को। तो P1 का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा 1 प्लस P2 का साइन थीटा 1, लेकिन ये x में तो आई कैप होगा और ये माइनस जे कैप होगा, तो यहां पे माइनस लगा देता हूं। क्लियर है। अब देखो P1 का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं P1 की बात करूं तो चार्ज कितने का है, 2q का, और डिस्टेंस कितना है, √5, तो 2q इंटू √5, 2q इंटू √5 इंटू कॉस थीटा 1 आपने निकाल रखा है। कॉस थीटा 1 आप देख सकते हैं यहां पे 2/√5, 2/√5 आई कैप, माइनस P2 फिर, सॉरी ये P2 नहीं P1 ही होगा ना, सॉरी। तो ये P1 फिर से वही होगा ना, 2q टाइम्स ऑफ √5, और साइन थीटा 1 देखो, साइन थीटा 1 1/√5, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये हो गया 4q आई कैप माइनस 2q जे कैप। तो ये हो गया P1 वेक्टर। क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज, बहुत ही आसानी से निकाल रहा हूं, जस्ट वेक्टर के सवाल को मैं डील कर रहा हूं, ठीक है। और इस सवाल के जरिए मैं आपको एक डिफिकल्टी दे रहा हूं कि कितना डिफिकल्ट है इन चीजों को सॉल्व करना, क्योंकि अगर अभी तो इतना ही सिस्टम है ना, 5-6 सिस्टम और इसमें हो जाए और 5-6 सिस्टम इसमें और हो जाए तो काफी टफ हो जाएगा ये सवाल। तो पहले मैं उस चीज को रिवील कर रहा हूं, बनाते कैसे हैं नॉर्मल तरीके से वो भी सिखा रहा हूं, और इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका होगा जो हम लोग डेवलप करेंगे, और फिर इस सवाल को, सेम सवाल को हम लोग शॉर्टकट से भी बना के देखेंगे क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले तो P1 निकाल लिया, अब आते हैं P2 पे। तो फिर से P2 की कहानी वही है, x में भी निगेटिव होगी और y में भी निगेटिव। तो P2 का जो भी मैग्नीट्यूड होगा cos थीटा 2 आई कैप माइनस के साथ, और माइनस P2 साइन थीटा 2 जे कैप। और P2 क्या है जरा एक बार चेक करते हैं। P2 ये है, चार्ज Q है, सेपरेशन √2 है, तो क्या कर ले, Q टाइम्स ऑफ √2, और cos थीटा 2 तो आपने निकाला ही है 1/√2, पीछे देख सकते हैं। और P2 अगर आप फिर से डालेंगे तो Q टाइम्स ऑफ √2, और ये भी 1/√2 जे कैप, ये दोनों क्वांटिटी कैंसल, तो माइनस Q आई कैप माइनस Q जे कैप। तो ये हम लोग का हो गया P2 वेक्टर। चलिए अब हम लोग क्या करें, P3 निकालें। तो P3 क्या होगा, सोचो ये रहा। तो देखिए P3 इस साइड में ना, तो x वाला भी निगेटिव और y वाला भी निगेटिव। अगर ये थीटा 3 है तो ये भी कितना होगा, थीटा 3, आप यहां भी देख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया P3 cos थीटा 3 ऑब्वियसली माइनस आई कैप माइनस P3 साइन थीटा 3 जे कैप। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो P3 का वैल्यू देखिए, P3 का वैल्यू 3q टाइम्स ऑफ √5, यानी 3√5q, और cos थीटा 3 आप देख सकते हैं cos 1/√5, फिर से वही डालते हैं 3√5q, और sin थीटा 3 का वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 2/√5, 2/√5, ये माइनस 3q आई कैप माइनस 6q, और ये होगा फाइनली जे कैप। क्लियर है, आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, यहां पे कुछ छूट गया। तो फाइनली P3 भी हमने निकाल लिया। अब आपके पास P1 है, P2 है और P3 है, तीनों को क्या कर ले, ऐड कर ले, तो P नेट आ जाएगा, राइट। अगर P नेट देखें ध्यान से तो आप फटाफट जोड़े, देखिए 4q प्लस है i में और माइनस q है, यानी ये दोनों मिलकर के 3q प्लस में, 3q प्लस में और 3q माइनस में, i तो खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं यहां पे, माइनस 2q
-q, ये दोनों मिलके क्या हो गया -3q। क्लियर है, -3q और -6q, ऑब्वियसली -9q जे कैप। यानी नेट पूरे सिस्टम की डायपोल किधर होने वाली है, जे में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी इनफैक्ट 9q। क्लियर है। तो ये सवाल काफी बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है ये वाकई टाइम कंज्यूमिंग तो है। क्लियर है। आंसर क्या आया बस उसको फोकस कीजिए। अब पहले तो आप इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉपी कर लीजिए। लेकिन इन सारे सवालों को, जो सवाल मैंने फ्रेम किया है, इन सवालों को एक मैं बहुत ही अच्छे टेक्निक के साथ बनाना सिखाऊंगा। लेकिन वो टेक्निक आई कैसे है, उसके बेस में क्या काम कर रहा होता है, उसको पहले मैं रिवील करूंगा, आपको पहले क्लियर करके बताऊंगा कि वो टेक्निक क्या है। राइट। तो चलिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं और फिर उस कंसेप्ट पे सेम सवाल को डिस्कस करते हैं और देखते हैं अपना आंसर ये आता है या नहीं। ठीक है। तो चलिए आते हैं वो छोटा सा कंसेप्ट, देखते हैं कि कैसे इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट समझते हैं। राइट। मान लीजिए कि आपके पास कोई डायपोल की सिस्टम है, कहीं भी यहां वहां कहीं भी डाल देते हैं, चलो यहीं पे डालते हैं, और यहां पे मैंने -q को डाला और यहां पे मैंने +q को डाला। क्लियर है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। मान लो कि यहां से यहां इसका डिस्टेंस x पे है और यहां से यहां इसका डिस्टेंस y पे है। राइट। मैं जो डायपोल्स है उसके जो पोल्स है केवल उसके लोकेशन को x पे और y पे प्लॉट कर रहा हूं। राइट। उनके बीच का सेपरेशन ऑब्वियसली कोई निकाल लेगा, √x² + y²। मैं फिलहाल उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब इसकी जो डायपोल मूवमेंट होगी वो माइनस से प्लस की तरफ, और डायरेक्शन कुछ कुछ जिधर मैंने इंडिकेट किया उधर ही, इधर ही इसकी नेट डायपोल होगी। राइट। अभी सिंगल सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इधर डायपोल इसकी मूवमेंट होगी। अब ये डायरेक्शन है, मतलब P को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो उससे मुझे कुछ एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी इसमें, और वो क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जब हम डील करेंगे तो पता चलेगा आपको। सपोज कीजिए ये वाली एंगल थीटा है। राइट। ये वाली एंगल क्या है, थीटा। इस लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए L मान ले रहा हूं। राइट। तो अगर गौर से देखें, या फिर ऐसा करते हैं ना, इसको थीटा ना लेट करके इसी को थीटा लेट करते हैं, तो ये वाली क्या हो जाएगी, थीटा। अगर आप P को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P की जो भी मैग्नीट्यूड होगी इंटू कॉस थीटा प्लस जे कैप। राइट। और फिर माइनस P साइन थीटा आई कैप। और P क्या होगी सोचिए, Q इंटू सेपरेशन, तो Q इंटू L। राइट। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होगा क्या, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, y बाई L, और P Q टाइम्स ऑफ L। और साइन थीटा अगर इसमें यूज करते हैं तो सामने का विच इज x डिवाइडेड बाई L, और ये आई कैप। अब इस चीज को एक बार एनालाइज कीजिए अच्छे से। चलो इसको इधर ले लेते हैं, -q टाइम्स ऑफ x आई कैप प्लस q टाइम्स ऑफ y जे कैप। इस चीज को अच्छे से एक बार एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने पर यह पता चल रहा है कि q -q की जो लोकेशन है x पे, तो -q साइन के साथ -q टाइम्स ऑफ x प्लस -q टाइम्स ऑफ x प्लस इंटू करें और x में आई कैप लगा दें, प्लस फिर y में ये पोजीशन y का है और प्लस चार्ज है, तो q इंटू प्लस y जे कैप। यानी किसी भी डायपोल मोमेंट को अगर हम मुझे लिखना है उसके कंपोनेंट फॉर्म में, अगर चार्जेज x एक्सिस या y एक्सिस पर एग्जिस्ट करती हैं तो चार्जेज साइन के साथ और उसकी लोकेशन साइन के साथ प्रोडक्ट लगा करके फिर आई कैप लगाते हैं, फिर y में, फिर अगर z में है तो z में भी हम सोच सकते हैं इस तरह। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक डायपोल मोमेंट हो गया, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और काफी क्लियर कंसेप्ट यहां पे मिल रहा है कि हमें पूरे लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, x के पोजीशन से लेना देना है और y के पोजीशन से और चार्ज से लेना देना है। तो ये चीज तो आपको कंसेप्ट में आ गई। मतलब किसी भी टाइप का सिस्टम हो तो आप कर सकते हो, 2 सिस्टम है तो 2 सिस्टम, 3 सिस्टम है तो 3 सिस्टम, और सबका जो भी होगा सब इसी के फॉर्मेट में होगा।
तो नेट डायपोल मोमेंट अगर निकालेंगे बहुत सारे सिस्टम का, तो सब आई वाला एक साथ एडअप हो जाएगा और वाई वाला एक साथ एडअप हो जाएगा, फिर नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। होपफुली क्लियर है। चलिए अब इस छोटे से कंसेप्ट को देखते हैं इसमें यूटिलाइज करके क्या जो प्रीवियस आंसर आता था -9 q j आता है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। तो अभी इस सवाल को बनाने के लिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहले ये चेक करना है कि क्या ये पूरी सिस्टम डायपोल फॉर्म कर सकती है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है कि नहीं, जो कि पहले भी मैंने चेक किया है वो है। तो अब चेक क्या करना है इसमें, नेट डायपोल मोमेंट। तो चलिए मैं नेट डायपोल मोमेंट लिखूंगा, तो सबसे पहले सारे x वाले को लिख लेता हूं। तो -q 1 पे है, गौर से देखिएगा, तो -q टाइम्स ऑफ 1 x वाला पहले लिखता हूं। फिर देखिए 2q इंटू 2, फिर आते हैं 3q इंटू ये -1 पे था, राइट, तो -3q इंटू 1, तो x वाला मैंने पूरा लिख लिया और पूरा i कैप लगा दिया। फिर प्लस, फिर y वाला पूरा लिखते हैं, ये ऑब्वियसली -1 पे था, तो q टाइम्स ऑफ -1, राइट, माइनस पे चेक कर दिया, और -2q टाइम्स ऑफ 1, फिर आइए -3q टाइम्स ऑफ 2, और ये हो गया j कैप। अब सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 4q और देखिए -q और माइनस, तो ये हो गया -4q प्लस 4q i कैप, और इसमें सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 2 8 और 9 माइनस में है, तो -9q और ये j कैप, ये पूरा का पूरा कैंसल, और -9q j कैप। तो आप देख सकते हैं कि आपका काम कितना आसान हो गया। So without going into detail the direction of P1, P2, P3, we can find directly the dipole moment of the system by using the concept of, right, by using the concept of component of the dipole, right। तो dipole के component हम कैसे लिखते हैं वो आपको पता पड़ गया, मतलब केवल उसके चार्जेस के लोकेशन को सोचना है। क्लियर है। तो चलिए आप इस चीज को एक बार अच्छे से कॉपी कीजिए, और फिर मैं इस पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल और लेके आता हूं, जिसमें क्या होगा, यहां पे तो भी डायपोल साफ दिख रहा था कि -q प्लस q, वहां पे आपको डायरेक्ट नहीं होगा, कहीं से आपको चार्ज तोड़नी पड़ेगी, राइट, लेकिन उसका भी हम लोग चाहे तो सेम तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो पहले इस चीज को कॉपी कीजिए, और फिर मैं एक सवाल यहां पे सेट करता हूं, और फिर उसका डायपोल मोमेंट निकालना सिखाता हूं, और फिर एक होमवर्क के रूप में आपको देता हूं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। आइए एक छोटा सा सवाल सेट कर रहे हैं हम लोग। जो भी डिस्टेंस है वो काफी कम में है, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में है, राइट। मैं सिंपल लिखता हूं, सपोज करो कि यहां पे 4 कूलम की चार्ज है, यहां पे -3 कूलम की चार्ज है, और यहां पे 8 कूलम की चार्ज है, राइट। यहां पे 6 कूलम की चार्ज है, यहां पे -8 या -10 कूलम की चार्ज है, यहां पे 12 कूलम की चार्ज है, राइट। और सबकी लोकेशन मैं दे देता हूं, सबका लोकेशन वही है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 1 2 3, राइट। कुछ चार्जेस बैक में भी ले लेते हैं, जैसे कुछ एडजस्ट करके लेते हैं सवाल, क्योंकि सवाल तो हम ही लोग को सेट करना है। अब चेक करिए पहले, प्लस टोटल कितने हो गए, 8 4 12 6, ऑब्वियसली बहुत हो गया, 18 और 30 टोटल हो गया। ठीक है, 30 में से अभी हम लोग का निगेटिव कितना है, -13, राइट। 30 में से 13, तो ऑब्वियसली कितना अभी 17 लेना है, तो 17 यहां पे एडजस्ट कर लो, या 3 में एडजस्ट कर लो, आपको जैसे एडजस्ट करना है कर लो। तो चलो मैं यहां पे लेता हूं -8 कूलम, राइट, यहां पे लेता हूं -9 कूलम, आ जाएगा, एडजस्ट तो हो ही गया, बिल्कुल। तो अब इस सवाल को पूरा का पूरा आप चेक कीजिए, इसका कुछ लोकेशन दे सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है 1 1, हम कोई और भी, चलो -2 पे लेता हूं, इसको -4 पे लेता हूं, जैसे भी लेना ले लो। पहले तो ये चेक करोगे कि यह सवाल ऑथेंटिक है कि नहीं, क्या ये पूरा सिस्टम एक डायपोल फॉर्म कर सकता है कि नहीं। तो टोटल पॉजिटिव टोटल निगेटिव के बराबर होना चाहिए। लेट्स चेक तो किया, ये तो 8 4 12 12 6, ऑब्वियसली 18 और ये 30 हो गया टोटल। और फिर यहां आ जाओ, 10 3 कितना हो गया, -13, और ये -13 और 9 -12 22, और ये हो गया -30। तो बिल्कुल सही है, पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं डायपोल बना रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डायपोल मोमेंट निकालना है।
तो आप कैसे बनाओगे? वेक्टर वाला मेथड तो कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगे क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स होने वाला है ये, राइट? तो क्या करना चाहिए मुझे? कंपोनेंट मेथड से करना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, बस एक लाइन में हम लोग लिख जाते हैं। चलो एक्स वाला सारा लिखते हैं। 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, 8 टाइम्स ऑफ 3, और भी इधर है माइनस 9 टाइम्स ऑफ -2, माइनस 9 टाइम्स ऑफ -2, और माइनस 8 टाइम्स ऑफ -4, राइट? ये पूरे के पूरे किस डायरेक्शन में? एक्स में होंगे। और y वाला लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। y वाला देखते हैं 6 टाइम्स ऑफ 1, 10 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 2, एंड फाइनली 12 टाइम्स ऑफ 3, जे कैप। सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 6 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 34 2, 6 माइनस 20 प्लस 36। बस इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों मिलकर के 50 हो जाएगा और ये 74 हो जाएगा, राइट? 74 और ये 78 हो जाएगा। 78 में से 672 आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करें। 36 6 42, 42 में से 20 गया, ऑब्वियसली 22। इस तरह से आपका p वेक्टर हो गया। क्लियर? अब इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो बेहद आसान है। कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 72 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ऐसे सवाल को डिस्कस करना अगर हमें कंपोनेंट मेथड पता है तब। क्लियर है? तो चलिए आप इसको एक बार कॉपी कीजिए और अब इस तरह से कोई भी सवाल होगी ना, आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए कॉपी किया जाए। आइए अब हम लोग डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स का, ऐसे दो चार्जेस का जो दोनों ही पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट हो सकता है लेकिन दूसरा कोई लीनियर हो या किसी रिंग पे हो, राइट? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। क्वेश्चन के हेल्प से पहले सीखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई हाफ रिंग है और इस पे निगेटिव चार्ज है और ये प्लस क्यू है और ये ऑब्वियसली माइनस क्यू। तो पहली बात, क्या ये डायपोल सिस्टम है? बिल्कुल, प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम को भी हम डायपोल बोलेंगे। अब इसका डायपोल मोमेंट निकालना इतना आसान नहीं है कि माइनस क्यू और क्यू चार्जेज है, आर पे सेपरेशन है तो बोल देंगे क्यू टाइप्स ऑफ, नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसको कैसे हम टैकल करें? अब ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक ट्रिक है, मास्टर ट्रिक है जो हर तरह के सवाल पे एप्लीकेबल है। लेकिन उस ट्रिक पे आने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा डिराइव करके कैलकुलेट करके बताऊंगा कि वो ट्रिक डेवलप कैसे हुई है। ठीक है? वो ट्रिक यूं ही नहीं आ गया है, पहले तो उसे डेवलप किया गया है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का डिराइव करके और फिर वो ट्रिक डेवलप हुआ है। क्लियर है? तो चलिए देखिए कैसे हम सवाल को फॉर्म करते हैं। तो पहली बात कि हम सोचते हैं कि कैसे छोटा छोटा इसमें डायपोल बनाते हैं, क्योंकि यहां से अगर मैं माइनस क्यू चार्ज तोड़ू, माइनस डी क्यू तोड़ू और यहां भी प्लस डी क्यू तोड़ लूं फिलहाल, तो माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू क्या एक छोटा सा डायपोल बन रहा है जो कि आर पे सेपरेटेड है? बिल्कुल। अभी ये छोटा सा है तो पॉइंट, और ये भी है छोटा सा पॉइंट, तब तो इसमें हम यूज कर ही सकते हैं। फिर यहां से हम यहां पे थोड़ा सा तोड़ेंगे डी क्यू, फिर यहां पे डी क्यू, ये प्लस और ये माइनस, क्या एक और डायपोल बना? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर के छोटे 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 सेक्शन तोड़ते जाएं और इसमें से भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन लेते जाएं तो हमारे पास अलग अलग बहुत तरह के डायपोल बन रहे हैं और उनकी जो डायपोल मोमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में वैरी कर रही है। अगर मैं यहाँ वाला लूँ, यहाँ वाला लूँ तो कुछ इस डायरेक्शन में, राइट? और यहाँ वाला लूँ और यहाँ वाला लूँ तो इस डायरेक्शन में, तो कंप्लीटली ऐसे वैरी करी जा रही है। तो हम लोग ऐसे ही सवालों को फॉर्म करेंगे। किसी थीटा पे जाकर के छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, एक छोटा सा डायपोल बनाते हैं और उस डायपोल के डायपोल मोमेंट को इंटीग्रेट करते हैं सही जगह से सही जगह, अपना पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको अप्रोच कैसे करते हैं वो देखिए। सवाल क्या है तो क्लियर ही है, फाइंड पी नेट। सिस्टम की पी बतानी है आपको। पहला काम क्या करते हैं, यहां से हम लोग थीटा पे जाते हैं और छोटा एंगल और यहां फॉर्म करके एक छोटा सा सेक्शन डीएल कट कर लेते हैं। तो पहला काम कि इस डीएल की लेंथ कितनी होगी। क्लियर है? तो अगर मैं इस डीएल की लेंथ निकालूं तो डी थीटा विल बी थीटा इक्वल्स एल बाई आर,
dl बाई आर, सो dl विल बी r d थीटा। ये तो आपको पहले से ही पता है, r टाइम्स ऑफ थीटा होता है। चलिए लेंथ निकाल लिया। अब इस छोटे से सेक्शन पर पहले छोटा सा चार्ज निकालें। तो ये q चार्ज या मैग्नीट्यूड की बात करें, ये q चार्ज कितने लेंथ पर है? पाई आर पे, 2 पाई आर नहीं है, कितना है? पाई पे। तो इस dl पे कितनी होगी? तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, चार्ज ऑन स्मॉल सेक्शन क्या होगी? dq। तो जिस लेंथ की चार्ज निकालनी है उस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? चार्ज पर यूनिट लेंथ से, यानी लैम्डा से। तो टोटल चार्ज कितनी है? q कितने लेंथ पे है? ऑब्वियसली पाई आर पे। तो ये हो गया आपका चार्ज। अब इसको थोड़ा और dl को डाल देते हैं, तो r टाइम्स ऑफ d थीटा। तो इस तरह से q d थीटा बाई पाई, ये छोटे से सेक्शन पे चार्ज पता पड़ गया। क्लियर है? छोटे से सेक्शन पे चार्ज पता पड़ गया। अब dq सेक्शन यहां से तोड़ा और उसी के कोरिस्पॉन्डिंग यहां से dq सिस्टम तोड़ते हैं, तो क्या एक डायपोल इधर फॉर्म होगी और उसकी डायपोल मोमेंट छोटी सी होगी dp। क्लियर है? ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगी? थीटा। ध्यान से देखिए। तो अगर मैं छोटा सा डायपोल मोमेंट निकालूं, स्मॉल डायपोल मोमेंट, जिसको हम dp बोल रहे हैं, तो वो क्या होने वाली है? वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो dq टाइम्स ऑफ सेपरेशन, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है? ऑब्वियसली रेडियस के इक्वल। और dq क्या निकाला है? q बाई पाई, राइट, इंटू d थीटा इंटू r। तो ये छोटा सा डायपोल। अब क्या करें? इसको इंटीग्रेट कर लें और इंटीग्रेट करके टोटल सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालें। लेकिन वेट, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सोचो, क्या यहां छोटा सेक्शन है और यहां छोटा सेक्शन है, तो क्या डायपोल मोमेंट फिलहाल इधर है? और अगर मैं यहां सेक्शन लूं और यहां सेक्शन लूं, तो अभी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो क्या ये dp यूनिक डायरेक्शन में है? नहीं है। पहले के इंटीग्रेशन में ये चीजें आपको बताई गई है कि जब तक कि कोई वेक्टर एक यूनिट डायरेक्शन में ना हो जाए तब तक हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। स्केलर होती है तो कर देते हैं, स्केलर में तो कोई इश्यू ही नहीं है डायरेक्शन का। तो क्या करें? तो जब भी ऐसे सिचुएशन आती है जिसमें वेक्टर हर डायरेक्शन में चेंज कर रही है, तो हम उस वेक्टर का इंटीग्रेशन ना करके उसके कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होगी, या तो x में होगी या फिर y में होगी। तो अब क्या करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं है, तो अलग अलग जगह पर सेक्शन पहुंचेगी तो अलग अलग डायरेक्शन में dp होगी। तो अब x में इंटीग्रेशन करते हैं, फिर y में करते हैं। तो चलिए अलोंग x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में dpx निकालते हैं। तो अब x में निकालने के लिए कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो इस साइड में साइन थीटा आएगी, तो dp साइन थीटा। तो क्या होने वाली है इसकी? dp, और dp तो आपने निकाल के रखा हुआ है पर, q r d थीटा बाई पाई इंटू साइन थीटा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है x में नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम लोग बाहर कर ले, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। 0 से पाई क्यों? आप देख सकते हो, मुझे यहाँ से सेक्शन लेना है और पूरे सिस्टम पे जानी है, पूरे रिंग पे जानी है, तो यहाँ से 0 से 180 डिग्री यानी पाई। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। पहले अपर लिमिट यूज करेंगे तो कॉस पाई, लोअर लिमिट तो कॉस 0, और कॉस पाई -1 और -1 तो -2 आ जाएगा। तो -2 और यहां पे देखो, तो फाइनली अब सॉल्व कर लेना, ये हो गया, ये डायपोल मोमेंट अलोंग x डायरेक्शन। वेट, अभी y में भी हो सकता है, देखते हैं y में हो रही है कि नहीं। तो y में कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन। y में कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन। तो अगर मैं y में निकालूं dpy, तो वो क्या होने वाला है? dp साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा होगा, देखिए कॉस थीटा। तो dp का वैल्यू क्या है? आप देख लीजिए, dp का वैल्यू है क्यू आर बाई पाई इंटू डी थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, राइट। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्यू आर बाई पाई और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, तो क्यू आर बाई पाई, और इसका होता है साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन पाई क्या होती है? 0 माइनस साइन 0 0, तो ये दोनों से ही 0 आ जाएगा, यानी y के डायरेक्शन में कोई
डायपोल मोमेंट नहीं होगी, जो भी होगी वो x में होगी, राइट। तो ध्यान रहे कि कोई भी रिंग हो और यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो तो नेट डायपोल मोमेंट इस साइड में ही होती है, राइट, x में ही होती है। और कितनी होती है? 2qr/π। चलो आंसर तो आ गया, बट इसमें ट्रिक क्या है? ठीक है, जो लोग अच्छे से इसको विजुलाइज करें तो उनको एक ट्रिक दिखेगा इसमें। ये मेरे पास q है, क्लियर, और यहां पे देखिए 2r/π। आप याद करें सेमी सर्कुलर, कोई भी सेमी सर्कुलर रिंग होती है ना, तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से ऑब्वियसली 2r/π पे होती है। ध्यान से देखें कितनी पे होती है? 2r/π। तो ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज और इस चार्ज के बीच, राइट, तो इस चार्ज को एज ए हम सेंटर ऑफ मास पे ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको सेंटर ऑफ मास पे डालेंगे तो -q, और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होती है? 2r/π, तो q टाइम्स ऑफ 2r/π। सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज द सेपरेशन, राइट, बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ टू चार्ज सिस्टम। जो भी दो चार्ज सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस ये आ रहा है। ये तो पॉइंट चार्ज है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा, ये लीनियर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस जगह पे होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसा कुछ हो गया 2r/π। सो ये ट्रिक है, ट्रिक यही बन गया कि जब भी किसी सिस्टम का जो कि पॉइंट ना हो, अगर आपको डायपोल मोमेंट निकालना हो तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता कर ले, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता कर ले, और दोनों के सेंटर ऑफ मास पर चार्जेस को प्लॉट कर दे, रख दे, और फिर q टाइम्स ऑफ जो सेपरेशन हुई है वही आपका आंसर हो जाएगा। सो होपफुली इस चीज को समझ रहे होंगे। इस चीज को मैंने डिराइव भी किया। अगर ऑफलाइन क्लासेस होती है तो बच्चे के डिमांड पर मैं बहुत सारे और भी डिराइव कर देता हूं, बट अभी करना पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को जस्ट मेमोराइज कर लीजिए, और अभी मैं इसके बाद, इस स्क्रीन के बाद मैं आपको ढेर सारे सवाल आपको करके बताता हूं, ठीक है, और सबके सेंटर ऑफ मास आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए और फिर मैं बहुत सारे सवाल आपको करके बताता हूं। आइए देखते हैं बहुत सारे सवाल। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। फर्स्ट, रिंग है ये, +q और -q। सेकेंड क्वेश्चन है, ये डिस्क है, +q और इसका भी आपको फाइंड करना है। ये एक हॉलो स्फीयर है, इसका भी आपको फाइंड करना है। और ये सॉलिड स्फीयर है, इसका भी फाइंड करना है। ऑब्वियसली इसकी रेडियस r ले लेनी है, राइट। कुछ और सवाल मैं देता हूं आपको। ये डिस्क है और डिस्क के एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक -q चार्ज दी गई है। ऑब्वियसली इसका भी चार्ज +q है और सेपरेशन r है। यहां ध्यान रहे पूरी फुल डिस्क है ये। उसी तरीके से एक रिंग है, +q चार्ज है, और इस रिंग के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक -q चार्ज है। इसका भी आपको नेट डायपोल मोमेंट बतानी है। अगर आप ध्यान से देखें इन तमाम सवालों में, तो यहां पे क्या है, एक रिंग, आधा रिंग, और फिर दूसरी आधी रिंग है, हाफ रिंग है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? यहां से ऑब्वियसली कितने पे? 2r/π पे।
तो यहाँ पे हम प्लस क्यू को एडजस्ट कर लें और फिर इसके भी सेंटर से कितने पे 2r/π पे, तो यहाँ पे माइनस क्यू। अब एक डायपोल बन गया तो इसका नेट डायपोल क्या होगा q टाइम्स ऑफ सेपरेशन 4r/π। तो बेहद ही आसान हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, ये हाफ डिस्क है ना, और हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊं। देखिए हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3π पे होता है, राइट। तो इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां से 4r/3π और यहां से भी 4r/3π, क्लियर है। तो यहां पे हो जाएगा प्लस क्यू और यहां हो जाएगा माइनस, सेंटर ऑफ मास पे रखा। तो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से तो P कितनी होने वाली है Q टाइम्स ऑफ 8r/3π, क्लियर है। अब यहां पे क्या है, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली r/2 पे होती है, राइट, r/2। तो यहां पे तो बहुत ही आसान है, यहां पे डायपोल मोमेंट होगी Q टाइम्स ऑफ r/2। और ये सॉलिड है तो सॉलिड का होता है 3r/8 पे, तो बहुत ही आसान है। यहां से कहां पे चले जाएंगे, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हो जाती है 3r/8, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा 3r/8 टाइम्स ऑफ Q, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा है ना, यानी कि फुल है डिस्क, तो फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे होता है ना, सेंटर पे। सोचिए कोई फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर पे ही होता है, तो ये तो बेहद आसान है। P इक्वल्स यहीं पे इसका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो Q टाइम्स ऑफ R, और ये भी वैसे ही है, रिंग है तो Q टाइम्स ऑफ R। सो बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो किसी भी टाइप के सवाल को आप टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आज आपको डायपोल और डायपोल मोमेंट समझ में आया होगा। डायपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट्स का, कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स का, वो भी हमने आपको सिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में डायपोल पर कुछ और हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो चलिए आज के वीडियो सेशन से हम लोग विदा लेते हैं। सो थैंक यू